This discussion is about the otomycosis, which is actually the fungus in the ear. तो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है? स्वीयर इचिंग होती है, ईयर एक होती है और ईयर ब्लॉकेज होती है। तो ये चीज़ है, लेकिन स्वीयर इचिंग इज़ एक्चुअली द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, मेन कंप्लेंट ऑफ ओटोमाइकोसिस। और इचिंग ये नहीं है कि अभी शुरू हुई है, वो बताएगा कि मुझे लॉन्ग हिस्ट्री है, वीक्स की हिस्ट्री है इचिंग की, 6 महीने की भी हो सकती है, कुछ हफ्तों की भी हो सकती है। इन कान में ख़ारिश है। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि कोई भी ईयर का पेशेंट आता है तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स 4 तरह की मेन होती हैं। या तो उसको कान में दर्द होती है, या उसका कान बंद होता है, या उसको कान के अंदर से जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, या उसको कान में ख़ारिश होती है। तो जब भी कान बंद होगा तो आपने सोचना है वैक्स के बारे में, आपने सोचना है रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। जब भी पेशेंट कहेगा कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, जो है कान का जो बाहर वाला ये पिन्ना है उसमें बहुत ज़्यादा पेन है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, टेम्परेचर है, बुखार हो रहा है साथ में, तो आप ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में मेन सोचोगे, ठीक है। और अगर पेशेंट कहेगा बहुत ज़्यादा ख़ारिश है तो फिर आप ओटोमाइकोसिस का सोचोगे, ठीक है। लेकिन ये इंटरलिंक्ड होती है, जैसे कान भारी भारी फील हो रहा है तो इसमें मतलब आप सोच सकते हो कि जो है ना ये अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो वैक्स भी हो सकती है, वो कोई भी फंगल चीज़ भी हो सकती है, ओटोमाइकोसिस भी हो सकता है, ठीक है। कान बंद है इज़ नॉट ऑलवेज द वैक्स और समथिंग। फाइनल आपको तब भी पता चलेगा जब आप कान के अंदर देखोगे। तो एग्ज़ामिनेशन पे आपने देखना है। ओटाइटिस एक्सटर्ना पे सिर्फ आप एग्ज़ामिन नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द के साथ चीख रहा होता है, तो उसमें आप शुरू में ही उसको इंजेक्शन देते हो पेन किलर का, तब जाके उसको आराम आता है। तो वो इतनी पेन होती है, तो उसमें तो आप एग्ज़ामिनेशन ऐसा सच नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो केसेस हैं उसमें आप एग्ज़ामिनेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टॉर्च एंड द ईयर स्पेकुलम। तो आपने ईयर स्पेकुलम से अंदर कान के अंदर देखा, टॉर्च मारी, तो आपको जी अंदर नज़र आया ओटोमाइकोसिस के केस में स्पोर्स ऑफ फंगस, ठीक है। किस कलर के? आपको ग्रीनिश वाइटिश डिस्चार्ज भी मिल सकता है, जेट ब्लैक डिस्चार्ज मिल सकता है, स्पोर्स कर्डी वाइट डिस्चार्ज भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब आपको ये मिलता है, फंगस मिलती है अंदर, ठीक हो गया। इसकी आप गूगल पे पिक्चर भी सर्च करो तो आपको मिल जाएगी। हमने अदर ईएनटी के जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसमें इनको एक्चुअली टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे तो एक्चुअली हम टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर रहे। कि ओपीडी की जो प्ले लिस्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, इसमें जस्ट मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल है, कि अगर आपका क्लिनिक है तो आप किस तरह से पेशेंट को मैनेज करें। ऑब्वियसली इनकी डिटेल्स, इन डिजीज़ की डिटेल्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही, लेकिन ना पिक्चर्स इतनी शो करूँगी इसमें। यहाँ पे मेन हमने पेशेंट को मैनेज करना सीखना है। तो अब क्या है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैक्स, ओटाइटिस मीडिया एंड ओटोमाइकोसिस। बहुत सी बात की। वैक्स इज़ मोर कॉमन ब्लॉकेज ऑफ ईयर, ठीक है। पेप्सी कोला कलर्ड की आपको नज़र आती है वैक्स, और उसमें इतनी स्वेयर इचिंग नहीं होती, कान बंद बंद फील होता है। हम देखते हैं तो वैक्स हमें नज़र आ जाती है, ठीक है। वैक्स को आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फंगस से। ओटाइटिस मीडिया में बहुत स्वेयर ईयर एक होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ओटाइटिस एक्सटर्ना में था। ईयर डिस्चार्ज हो रहा होगा। ओटाइटिस मीडिया में भी ईयर डिस्चार्ज मिल सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी ईयर डिस्चार्ज मिल सकता है, ठीक है। तो कान बह रहा है, दर्द है, रेड कलर का हुआ, रेडनेस हुई हुई है, तो ये सब कुछ। और ओटोमाइकोसिस में क्या है, स्वेयर इचिंग है, एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, एंड वी कैन डिफ्रेंशिएट अमंग पैथोलॉजी विद एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है सब कुछ, ठीक है। आप जाके ईएनटी में अगर हाउस जॉब किया तो तब तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, अगर नहीं की तो एटलीस्ट वहाँ जाके पेशेंट्स आप देख सकते हैं, केसेस देख सकते हैं इस तरह के, कि अगर आपने क्लिनिक अपना खोलना है तो ये ईएनटी के जो केसेस हैं ये आपको आने चाहिए, और सक्शन क्लियरेंस आपको आनी चाहिए, फॉरेन बॉडी रिमूव करनी आनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह के जो छोटे मोटे प्रोसीजर्स हैं ये आपको आने चाहिए, ये आप जाके सीखोगे तो फिर ही अपना क्लिनिक खोल सकते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, सक्शन एंड क्लियरेंस। सबसे पहले जब हमने ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था तो उस पर भी सबसे पहले हमने सक्शन क्लियरेंस की थी। सिर्फ वैक्स के केस में हमने शुरू में वैक्स को 4 दिन के लिए सॉफ्ट किया था, फिर सक्शन एंड क्लियरेंस की थी। अदरवाइज़ ओटाइटिस जो हमारे पास मीडिया था उसमें भी हमने जो है वो सक्शन एंड क्लियरेंस शुरू में ही कर दी थी, ठीक है। सिर्फ जो ओटाइटिस एक्सटर्ना था उसके केस में हमने सक्शन क्लियरेंस नहीं की, वहाँ पर हमने एक थर्मोल ग्लिसरीन की विग अंदर रखी थी, ठीक है, विक,
ठीक है, वो हमने अंदर रखी थी और उससे सफाई वगैरह करवाई थी 24 घंटे और फिर उसको रिमूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सक्शन एंड क्लियरेंस हम शुरू में ही कर लेंगे। जो भी फंगल चीज़ पड़ी हुई है वो सारी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे ही हम इसको साफ़ करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी अगेन कर सकते हैं 6 to 8 ड्रॉप्स। वो हम बात कर चुके हैं किस तरह से हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है वो करना है। हमने पेशेंट को एक साइड पे लटाना है, ठीक है, और हाथों में ग्लव्स पहन लेने हैं और गॉज पीस लेके हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंदर फेंका 6 से 8 कतरे, और जितना भी मटेरियल है वो बाहर आया, आपने उसको गॉज पीस पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से जस्ट इसको करते हैं। और ऑब्वियसली जब हम ये प्रोसीजर करेंगे तो क्या होगा, जब हम फंगस निकाल रहे होंगे तो साथ में वैक्स भी बाहर आ जाएगी। वैक्स वॉज द एंटीबैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक रिएक्शन। सो अब हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे। दूसरी, टू प्रिवेंट द सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, जिसमें हमारा बहुत मशहूर ज़माना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वैक्स के केस में भी हमने दिए थे, जब हमने उसकी सॉफ्टनिंग करके सक्शन क्लियरेंस करने के बाद। वैक्स के केस में भी हमने दिया। ओटाइटिस जो मीडिया था उसके केस में भी हम दे रहे थे। ठीक है, ओटाइटिस जो था जो हमारा ठीक है, जो हमारा ओटाइटिस मीडिया था उसके केस में भी हम दे रहे थे। जो ओटाइटिस एक्सटर्ना था ना, उसके केस में हम, आपको पता है कि हमने एक्चुअली इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉयड ऐड किया था। उसमें हम जो साइपोकेन नहीं दे रहे थे, उसमें हम जो है वो सिपोटिक दे रहे थे, जिसमें एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे हम जो है टॉपिकल सिपोकेन देंगे। दिन में 3 मरतबा 3-3 कतरे डालने हैं, और ये जो है ना आपके थेरेपी है। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ ऑब्वियसली फंगस है, तो फंगस को किल करने के लिए टॉपिकल एंटी फंगल भी चाहिए। तो अब हमारे पास डिफरेंट इसकी चीज़ें आती हैं, अब इसमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यू हैव द ऑप्शंस ऑफ टॉपिकल एंटी फंगल्स विच आर क्यूटिस लोशन, टर्बिसिल लोशन, जिसको हम कहते हैं टर्बिनाफिन। ठीक है, तो दूसरा है डर्मोस्पोरिन ड्रॉप्स विच इज़ एक्चुअली द क्लोट्रिमाजोल हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, तो डर्मोस्पोरिन ड्रॉप्स जो होते हैं दीज आर किस तरह देते हैं हम, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे। ठीक है, तो अब ये सीन है कि जो डर्मोस्पोरिन होता है ना, ये फंगोस्टेटिक होता है। ठीक है, फंगस को मारता नहीं है, बस उसको स्टेटिक कर देता है। और जो है और दूसरी बात कि इसकी इम्पॉर्टेंट होती है कि ये इचिंग को वर्स कर देता है। जो ऑलरेडी पेशेंट को इचिंग थी उसको वर्स कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से हम डर्मोस्पोरिन को सिपोकेन के साथ मिला के देते हैं। ठीक है, एडवाइस सिपोकेन ड्रॉप्स अलॉन्ग विद द डर्मोस्पोरिन 10 मिनट्स गैप के से डालना है, कि पहले ये वाले कतरे डालने हैं सिपोकेन के। ठीक है, और फिर आपने 10 मिनट के बाद डर्मोस्पोरिन। ठीक है, तो इससे ये होगा जब हम इन दोनों को मिला के यूज़ करेंगे तो स्वेयर जो इचिंग है साइड इफ़ेक्ट वो डर्मोस्पोरिन का वो नहीं होगा, और दूसरा ये कि बैक्टीरियल सुपरएडेड इन्फेक्शन नहीं होगा। या फिर हमने अगर डर्मोस्पोरिन सिपोकेन का कॉम्बिनेशन नहीं देना तो हम सिर्फ टर्बिसिल भी दे सकते हैं, टर्बिनाफिन भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये भी है कि जो डर्मोस्पोरिन है वो बहुत सस्ता सा है, 100 रुपये के कतरे आ जाते हैं। ठीक है, और जो टर्बिसिल है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो क्यूटिस है उसके बेटर रिजल्ट्स हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीन है। फिर जी हमारी जो है वो इचिंग वगैरह के लिए जो एंटीहिस्टामिन्स हैं, टैब सेडल और रिजिक्स 10 mg एक रात को लेनी है। इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, 7 दिन के लिए। और रिजिक्स की हम बात कर चुके हैं कि सिरप होता है रिजिक्स का 5 मिलीग्राम्स पर 5 ml। 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 1.5 टीस्पून, और 2.5 साल से छोटा बच्चा है तो 1.5 टीस्पून, 2.5 साल से बड़ा बच्चा है तो 1 टीस्पून। ठीक है, तो 7 दिन के लिए एंटीहिस्टामिन्स। और पेशेंट को दर्द है तो उसके लिए एनसेड दे सकते हैं, टैब वॉरेन 50 mg सुबह शाम दर्द की सूरत में। ठीक है, तो क्या क्या हमारी मैनेजमेंट में मेडिसिन्स है। सबसे पहले सक्शन एंड क्लियरेंस या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ सफाई की, उसके बाद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दिए, टॉपिकल एंटी फंगल्स दिए, और उसके बाद एंटीहिस्टामिन्स है और एनसेड्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी नीचे देखे, हिस्ट्री ऑफ स्वेयर इचिंग इन ईयर फॉर 3 वीक्स। ठीक है, पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। ऑन एग्जामिनेशन थिक वाइटिश डिस्चार्ज, सम स्पोर्स आर सीन थ्रू द स्पेकुलम, एयर स्पेकुलम। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑटोमाइकोसिस होगा।
ठीक है। तो कैसे मैनेज किया है देखिए, सक्शन क्लैरेंस की है, उसके बाद सिपोकिन ईयर ड्रॉप्स लिखे हैं, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे डालने हैं, और डर्मोस्पोरिन ईयर ड्रॉप्स हैं, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे डालने हैं, ठीक है। अब इनका जो ड्यूरेशन है, सिपोकिन और डर्मोस्पोरिन अगर आप दे रहे हो तो 21 दिन के लिए, 3 हफ्तों के लिए इनका जो है ना आपने ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। और टैब रिजिक्स 10 मिलीग्राम की 7 दिन के लिए देनी है रोज़ाना रात को, और टैब वॉरन देनी है 50 mg एक गोली हस्बे ज़रूरत। साथ में पेशेंट को बताना है कान में तीली नहीं मारनी, कान को खुश्क रखना है, और नहाते वक्त कान में रुई पर तेल लगाकर रखना है, ठीक है। तो ओटाइटिस ओटोमाइकोसिस की हमने बात की, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि कब हमने उसको, मैं थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताऊंगी ऑटोमाइकोसिस की, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स में अब ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपने पेशेंट को टॉपिकल थेरेपी कब नहीं देनी, ठीक है, और कब उसको सिस्टेमिक थेरेपी देनी है। तो वो हम इसकी इंडिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं, इंडिकेशंस ऑफ द सिस्टेमिक थेरेपी। तो दैट इज़ सबसे पहले कि अगर आपने 3 से 6 हफ्ते के लिए मेडिकल टॉपिकल थेरेपी दी, ठीक है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी बात ये है कि उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड थी, ठीक है, फिर आपने टॉपिकल थेरेपी नहीं देनी। तीसरी बात ये कि पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस का है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर आपने टॉपिकल थेरेपी नहीं देनी, ठीक है। चौथा ये है कि वो कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ का पेशेंट है, लाइक र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, एज़ाथ्रोप्रीन ले रहा है, तो आपने टॉपिकल थेरेपी नहीं देनी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि 3 से 6 हफ्ते तक मेडिकल थेरेपी उसने यूज़ की, फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसमें गुड कंप्लाइंस मैटर्स, ठीक है। ये पूछना है पेशेंट से कि आपने ली भी है कि नहीं, ये नहीं है 21 दिन उसने गोलियाँ ही नहीं सही तरह खाई, ठीक है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ना है। 21 दिन उसने जो है ड्रॉप्स और ही नहीं डाले कान में सही तरह, कभी दिल किया डाल लिया, कभी दिल किया नहीं, तो उस केस में नहीं टॉपिकल थेरेपी को करना हमने, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ, मतलब ये देखना है कि उसकी गुड कंप्लाइंस होने के बावजूद उसको टॉपिकल थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ा 3 से 6 हफ्ते, ठीक है। तो अब जी हमारी टॉपिकल थेरेपी ख़त्म हो गई, अब हमने जो है ओरल थेरेपी देनी है, मैंने आपको बताई कब देनी है। तो ओरल थेरेपी पे भी ऑप्शंस की बात करते हैं कि ओरल एंटीफंगल्स आप देते हो तो फिर उसमें आप क्या करोगे, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास टैबलेट आती है टर्बिसिल की, ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉप्स थे टर्बिसिल के जो कान में डालने वाले थे, अब हमारी टैबलेट है, टैबलेट टर्बिसिल है, ये टैबलेट लेमिसिल है, ये टैबलेट वर्टिसिल है, ठीक है। इसकी डोज होती है 250 mg फॉर 21 डेज़, ठीक है। 250 mg के लिए मैं बताती हूँ आपको। देखें, अगर तो बंदा जो है वो 20 kg से छोटा है, मतलब बच्चा है, 20 kg से छोटा बच्चा है, ठीक है, 20 kg से छोटा है, तो मतलब कि उसका वज़न जो है 20 kg से कम है, तो फिर हम क्या देंगे उसको, 125 mg की गोली आती है टर्बिसिल की, वो आधी करके देनी है, आधी गोली देनी है टर्बिसिल की, ठीक है। अगर 20 से 40 किलो वज़न है तो उस केस में पूरी एक गोली देनी है 125 mg की, ठीक है। और अगर 40 किलो से ज़्यादा का बंदा है तो उस केस में जो अडल्ट डोज बनती है वो 250 mg OD होती है, ठीक है, और 3 हफ्ते के लिए देनी है। समझ आ गई, 20 kg से कम है तो आधी गोली 125 mg की, अगर 20 से 40 किलो वज़न है तो 125 mg पूरी एक गोली, और अगर 40 kg से ज़्यादा का है तो फिर जो है 250 mg अडल्ट डोज होती है। रोज़ाना एक दफ़ा ये गोली लेनी है 3 हफ्ते के लिए, ठीक है, ठीक है। तो पेशेंट को आपने 3 हफ्ते के लिए मेडिसिन देनी है और पेशेंट को समझा के भेजना है कि आपने पूरे रोज़ाना गोली खानी है, ये नहीं है कि कभी मिस कर दी। अगर आपने किसी भी दिन गोली मिस की, आपको दोबारा गिनती शुरू करनी पड़ेगी, 21 दिन पूरी गोली खानी है, गुड कंप्लाइंस शो करनी है, अगर नहीं की फिर आपको ट्रीटमेंट नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो काउंसलिंग आपने बहुत अच्छे से करना है पेशेंट का। तो सबसे पहले आपने टर्बोस्पोरिन फॉर एग्जांपल दे के देख ली, टर्बिसिल हो गई, टर्बिनाफिन मैंने आपको बता दिया, ये सारा ट्रीटमेंट हुआ, एंटीहिस्टामिन दिया 7 डेज़ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल है तो उस केस में आप क्या करते हो, उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, बल्कि
बल्कि ये देखते हैं। अच्छा, अब ना हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं टर्बीनाफिन के अलावा के ना, वो देख लेते हैं। फ्लूकोनाजोल होता है, इट्राकोनाजोल होता है। फ्लूकोनाजोल 150 mg वंस अ वीक एंड इट्राकोनाजोल 100 mg BD। ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर टर्बिसिल से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर आपने ये, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक 5 साल का बच्चा है छोटा, और जी उसकी TM परफोरेटेड है। तो अब आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? टॉपिकल थेरेपी दोगे? नहीं, तो उसको आप जो है टर्बीनाफिन दोगे। टर्बीनाफिन है तो जैसे कि हमने बात की 5 साल का बच्चा है तो ऑब्वियसली उसका जो वज़न है वो 20 kg से कम का होगा, ठीक है। तो फिर आप उसको जो है वो क्या देते हो, आधी गोली देते हो टर्बीनाफिन की रोज़ाना 3 हफ्ते के लिए, ठीक है। 125 mg की एक गोली आती है। इसके अलावा ये है कि हमने एक केस डिस्कस किया था कि पेशेंट अगर कान बंद के साथ आता है, ठीक है, तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं उसमें अगर आता है, ठीक है, तो आपको कोई कान में कोई वैक्स नज़र नहीं आई, ठीक है, और रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कि वो पेशेंट की हिस्ट्री है, ट्रैवल की हिस्ट्री है, हाँ, डिसेंट की हिस्ट्री है, एरोप्लेन में ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, हिली एरिया से वो वापस आया है, तो उसका कान बंद हो गया। तो उस केस में आप पेशेंट को क्या कैसे ट्रीट करते हो? पेशेंट को आप च्युइंगम कहते हो, चबाओ, ठीक है। इसके अलावा ज़ाइनोसिन नेज़ल ड्रॉप्स देते हो, जो कि नेज़ल कंजेशन के लिए डिकंजेस्टेंट होती है, ठीक है, और एयर को पास करने में हेल्प करती है। और वेल्सेल्वा प्रोसीजर बताते हो। वेल्सेल्वा प्रोसीजर में क्या करते हो, पेशेंट को कहते हो बंद बोतल में फूंक मारनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिट्रैक्टेड मेम्ब्रेन को ट्रीट करते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थेरेपी। अच्छा, प्रेगनेंसी में ये है कि सक्शन क्लियरेंस करोगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक सेफ़ हैं, टॉपिकल एंटीफंगल सेफ़ है प्रेगनेंसी में, ठीक है। एंटी हिस्टामिन्स में पेराटोन दे दो। एनसेड्स में आप जो है पेशेंट को अगर दर्द है तो पैनाडोल, ठीक है, या टोनोफ्लेक्स, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑटोमाइकोसिस, ठीक है। हमने देखा पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या, एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा और आपने पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। और अगर वो टॉपिकल थेरेपी नहीं ले सकता 21 दिन की, तो ओरल थेरेपी में आप क्या ऑप्शन है, किस तरह से देना है, कितने किलो का वज़न होगा तो कितने kg का होगा तो कितना देना है। और अगर आपके पास टर्बिसिल से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल है आपके पास ऑप्शंस, वो आप दे सकते हो, ठीक हो गया। कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी काउंसलिंग मैटर करती है। काउंसलिंग अच्छे से पेशेंट की करनी है। अगर कंप्लाइंस नहीं होगी, ट्रीटमेंट लंबा है थोड़ा, तो पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा ट्रीटमेंट का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोमाइकोसिस।